Thank you very much for joining me on Frankly Speaking, Mr. Anurag Thakur, Union Sports and Information and Broadcasting Minister. Is it a good time for you as a minister with G20 preparations happening on the one side and politics raging just so hot like never before, like the summer of today? I think we forgot one area of sports where we're doing extremely well. Absolutely. So why not start with sports? I mean, if you look at the sports, the way India is doing so well now, in many fields where we were no voice, never heard of India, even qualifying for such events, look at athletics. The way Neeraj Chopra has done well, not only Neeraj Chopra, he has done well time and again. He has made India proud, but at the same time, among the top 6 position in the javelin, first number Neeraj Chopra, 5th number Kishore Jaina, and the 6th is Manu DP. And look at the track and field event, 4x400 meter relay. There India not only qualified but also broke the national record and the Asian record. लेकिन सवाल ये है विपक्ष जो उठाता है, विपक्ष का कहना है कि चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, सारा श्रेय सरकार अपनी तरफ लेती है, चाहे वो G20 हो जो एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, सरकार अपनी तरफ लेती है, और साइंटिस्ट अगर चांद पर चंद्रयान का मिशन सक्सेसफुल करते हैं उसका श्रेय भी सरकार अपनी तरफ लेती है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, एक राजनीतिक दल देश में ऐसा रहा जिसके 4 पीढ़ियां फायदा उठाती रही, उनके लिए परिवार फर्स्ट है, हमारे लिए देश फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट। चंद्रयान 1 पे जवाहर पॉइंट नाम क्यों रखा गया था? किस राजनीतिक दल ने रखा? उनका योगदान क्या था उसमें? अटल जी ने शुरू किया था जी मिशन। चंद्रयान 2 के लिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार में पैसा भी नहीं दिया गया कि चंद्रयान 2 पूरा भी किया जा सके। बजट में कटौती कर दी गई थी। आज देश को सच्चाई जाननी चाहिए कि चंद्रयान 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। चंद्रयान 2 जो यूपीए के समय करना था, इन्होंने पैसा भी नहीं दिया, मोदी जी ने आके उसको किया। और चंद्रयान 3 की सफलता से पहले भी अपने वैज्ञानिकों का मनोबल भी बढ़ाया। जब 2 में कुछ कमियां रह गई तब भी मनोबल बढ़ाया, उम्मीद बढ़ाई। खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, मोदी जी मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, साथ देते हैं, गले लगाकर उनको कहते हैं अगली बार और अच्छा करेंगे। दूसरों पर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं। इनके 40 साल पुराने प्रोजेक्ट हमने अब आके पूरे किए, और जो अपने नींव पत्थर रखे थे वो तो हमने पूरे कर ही दिए। नाविका जी, यही अंतर है सरकार में। इनके लिए परिवार फर्स्ट था, हमारे लिए देश फर्स्ट। हमने शिव शक्ति नाम दिया, जनता पार्टी के किसी नेता का नाम है। क्या आपत्ति है इस पे? आपका ये वो लोग हैं, हिंदुत्व एजेंडा है, ये भी आप पर देखिए। मैं आपसे एक बात करता हूं, अभी एक राज्य के एक खेल मंत्री ने इतना घटिया बयान दिया है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी। क्या इस घमंडिया गठबंधन के एक भी नेता ने उस नेता के खिलाफ कोई बात कही? सनातन धर्म के बारे में वो कह सकते हैं? ये हिंदू विरोधी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। जब रामनवमी की जुलूस निकलता है तो पश्चिम बंगाल में पथराव, आगजनी, गोलाबारी की जाती है और एक घमंडिया गठबंधन के लोग चुप रहते हैं। रामायण पर अपशब्द कहे जाते हैं सपा जेडीयू के लोगों के द्वारा या फिर आरजेडी के लोगों के द्वारा, घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा, ये उस पर चुप रहते हैं। इनको लगता है कि ध्रुवीकरण हो जाए, एक वर्ग का वोट हमें मिल जाए, हिंदू तो अपनी जातियों में बंटकर रह जाएगा। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये सोच, ये जो अंग्रेजों बांटो और राज करो वाली थी, ये इस घमंडिया गठबंधन के लोगों की भी है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो एनडीए के पूरे गठ को साथ में लेकर चले हैं और देश के 140 करोड़ परिवारजनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारा भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आज भारत खेलों में, देखिए, यूनिवर्सिटी गेम्स में 10 मेडल नहीं आते थे, 18 मेडल आए 60 साल में। हमने इस पर 26 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं। लेकिन विपक्ष का कहना आप घबराए हुए हैं, इसलिए आप बार बार इंडिया अलायंस को घमंडिया अलायंस कहते हैं। और
तीसरी मीटिंग जब हुई मुंबई में इस अलायंस की, तो आपने एक स्पेशल पार्लियामेंट के सत्र का अनाउंसमेंट किया जिसका एजेंडा किसी को पता नहीं, और एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये आपने शुरू किया है विचार विमर्श, और एक कमेटी भी बनाई है इस पर। ये सब आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट के विशेष चिन्ह दिख रहे हैं। देखिए, एक सत्र क्या बुला लिया, एक भय पैदा हो गया घमंडिया गठबंधन में। वो इस डर के चक्कर में अपना अब तक संयोजक नहीं नियुक्त कर पाए 3 मीटिंगों में। ना जाने कितने करोड़ों का बिल इनका आने जाने का और 5 स्टार होटलों में खाना खाने का है। ये अब भी खाना ही खा रहे हैं 5 स्टार होटल में, 2024 के बाद भी अलग अलग खाना खाएंगे 5 स्टार में ही। इतना ही फर्क है, संयोजक तक नहीं चुन पाते हैं, अपनी डफली अपना राग। इनका ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। आप देखिए, कांग्रेस एक आदमी का नाम लेती है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नाम लेती है, तृणमूल कांग्रेस ममता जी का नाम लेती है, उद्धव जी की पार्टी कौन सी मुझे पता नहीं, लेकिन उद्धव जी का नाम भी वो लेते हैं। मैंने आपसे सवाल ये भी पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी है, अधीर रंजन चौधरी ने मना कर दिया, वो बैठेंगे मैं नहीं। स्वागत करता हूं इस कमेटी बनने का, हम तो पहले दिन से कहते हैं जी। तो पहले चर्चा होनी चाहिए या अपॉइंटमेंट कर देनी चाहिए और चर्चा उसके बाद शुरू होगी? नाभिका जी, कमेटी बनाओगे तभी तो चर्चा होगी। ऑपोजिशन चर्चा किससे करें? कमेटी ही चर्चा करती है जी। चैनल पे बैठ के चर्चा नहीं होती कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा। वो आपका अधिकार है। सरकार कमेटी गठित करती है, पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका चेयरपर्सन बनाया गया, कितनी गंभीरता है। गृह मंत्री उसका हिस्सा बने, अलग अलग लोग जो अलग अलग क्षेत्र के हैं। हरीश साल्वे बहुत बड़े लॉयर हैं, कांग्रेस के नेता जो हमारे लोकसभा के हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस के पास इतनी सीटें भी नहीं कि उनका विपक्ष का नेता बन सके, लेकिन हमने फिर भी व्हाई नॉट मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, लोकसभा के नेता को ही अगर आप बाकी कमेटीज भी देखेंगे उनको रखा जाता है, और सरकार ने बड़ा मन करके उनको रखा है। अब उसका वो हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? क्या कांग्रेस को उनकी क्षमता नजर नहीं आती कि कांग्रेस अब बांटने चल पड़ी है कि खड़गे जी नहीं तो बंगाल के खिलाफ क्यों कांग्रेस नजर आती है? एक ही तो उनके सांसद वहां से हैं, वहां ममता जी नहीं आने देती या सोनिया जी नहीं कमेटी में आने दे रही, ऐसा क्यों है? मैं आपसे सवाल करता हूं, देश जानना चाहता कौन है इनका नेता? घमंडिया गठबंधन का कौन नेता है? आप बताइए ना जी। 3 मीटिंग हो गई, कहते हैं कितने 5 स्टार होटल के, कितने चार्टर्ड फ्लाइट इनकी होगी, करोड़ों रुपए फूक दिए। नेता कौन है? ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। You're right, stature of India has grown, but then Rahul Gandhi raises questions on China. क्या भारत ने चाइना को अपना कुछ लैंड सीड कर दिया है? वो लद्दाख गए थे, लद्दाख में उन्होंने मोटरसाइकिल पर वहां पर घूमा, लोगों से बात की, और उन्होंने कहा, लोग बता रहे हैं कि पहले जो एरियाज हमारे होते थे वो अब हमारे नहीं हैं, वो चीन में चले गए हैं। इस पर सरकार की क्या पुष्टि? विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जो कांग्रेस ने दिया था, जो जख्म दिए हैं, 40,000 लोगों की हत्या वहां पर हुई। ये राहुल गांधी जी के ही परिवार और पार्टी के और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया जख्म, वो हमने ख़त्म किया 370-35 से हटा के। तब जाके नेहरू गांधी परिवार अब वापस जम्मू कश्मीर की ओर देखने लगा, वहाँ पे बर्फ़ में जाके खेलने लगा, छुट्टियाँ मनाने लगे, लद्दाख में बाइक चलाने लगे। 10 साल इनकी सरकार रही, 10 साल अब हमारी सरकार को होने वाले हैं। ये विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते थे, धन्यवाद ही होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने धारा 370-35 हटा के पथराव भी बंद कराया, गोलीबारी भी बंद कराई, आतंकवादी घटनाओं में कमी लाए और जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर, अमन शांति की राह पर लेकर गए। लेकिन ये जो सवाल का जवाब नहीं, ये जो लैंड हमारा चीन ने लिया है, हाँ या ना, ये विपक्ष को जानने का हक है, देश को जानने का हक है। देखिए, जब पंडित नेहरू जी की सरकार थी, हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, उस समय 39,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्साई चीन से लेके बाकी इलाका भारत का चीन ने कब्जा किया हुआ है। राहुल गांधी जी ठीक कहते हैं, लेकिन पंडित नेहरू के समय किया है। नए भारत में ये बुलंद भारत की तस्वीर है कि अगर कोई इधर घुसता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर करते हैं, अगर कोई डोकलाम पर आता है तो मुंह तोड़ जवाब वहां पर देते हैं।
और श्रीमान राहुल गांधी जी, डोकलाम की घटना के समय आप चीन के अधिकारियों के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे। राजीव गांधी फाउंडेशन उनसे पैसा लेके अपने काम चला रही थी। आपको जवाब देना चाहिए क्यों लिया आपने चीन से पैसा। आज तक उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं कहता हूं कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती है। ओलंपिक्स की आड़ में उस समय क्या खेल हो रहा था, किन कागजों पर साइन करके आई थी कांग्रेस पार्टी चीन में। पूरा परिवार चले गया था इनका, पूरी पार्टी वहां पर थी। क्या हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये जो पार्लियामेंट का जो सत्र बुलाया गया 18 तारीख को, इससे बहुत से स्पेकुलेशन भी शुरू कर दिया है। विल यू ब्रिंग इन अ बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, या बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आप चुनाव एडवांस करने वाले हैं। क्या है रणनीति। आखिरकार एक संसद सत्र बुलाने का अधिकार तो सरकार को है, बुलाया है। बहुत बड़ा आयोजन G20 का भी हम लोग कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ है। देखिए, सरकार ने 1500 से ज़्यादा कानून वो खारिज किए, वो ख़त्म किए जो अंग्रेजों के समय के बने थे। आज उसका कोई ऐसे सैकड़ों और कानून बनाए जो देश की जनता के हित में थे। ऐसे नई नीति पॉलिसीज़ बनाई जिससे लोगों को लाभ मिला, जिससे गरीब कल्याण के कार्यक्रम शुरू हुए। 18.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए, भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी मिली। आखिरकार ये अधिकार तो सरकार को है कि नए कानून, नियम और सत्र बुला के चर्चा करे। अरे ये लोग तो चर्चा से भागते हैं नाविका जी। हमारा संसद सत्र शुरू होता है, 2-2 हफ्ते बर्बाद कर देते हैं, देश के पैसे लेते हैं सारे, रोज के आते नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम तो सत्र बुला रहे, चर्चा कीजिए। किस चीज पर? चीन पर, महंगाई पर? महंगाई पर कर लीजिए ना। हम तो आज भी कहते हैं दुनिया में 3 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ी। भारत में मोदी सरकार के अच्छे कदमों के कारण महंगाई पर नियंत्रण रखा गया। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यूएस ऐसी जगह जहां पे इन्फ्लेशन होती नहीं थी 40-40 साल तक, वहां पे कितनी महंगाई है। यूरोप देखिए, बाकी देश देखिए, भारत की उस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए। दूसरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो महंगाई की आप बात करते हो, हमने तो पेट्रोल डीजल के ऊपर ड्यूटीज़ कम कर दी, केंद्र सरकार ने दाम कम किए, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने अपना वैट बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जी। और कांग्रेस के केंद्रीय नेता जवाब नहीं दे पाए जब पूछा कि राज्य का विषय है। अरे भाई, राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, श्रीगंगानगर में। कांग्रेस जवाब देगी क्यों? इनके कर्नाटक में देखिए, इनके बाकी राज्यों में देखिए, हिमाचल में देखिए, 2 बार दाम बढ़ा दिए। नाविका जी, ये लोग बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर खाते देश की जनता पर महंगाई का भार ये अपने राज्य में डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, जब G20 का समिट यहां चल रहा होगा, खबरें ये भी हैं कि राहुल गांधी विदेश में होंगे, यूरोप में होंगे, और जब वो जाया करते हैं तो आप ही की पार्टी कहती है कि वो देश के बाहर भारत के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं। दिस टाइम अराउंड व्हाट डू यू थिंक इज हिज एजेंडा एंड व्हाट विल बी योर रिएक्शन टू दैट? देखिए, उनका एजेंडा उनको मुबारक, उनकी छुट्टियां उनको मुबारक, छुट्टी मुबारक। वो लोगों से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग्स करने, व्हाई डू यू कॉल इट छुट्टी? भाई देखिए, देश चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है, देश में संसद सत्र आ रहा है, और संसद सत्र में भी वो कितने नजर आते हैं आपने देखा ही है। जो वो खुद गंभीर नहीं तो हम उनको इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे नाविका जी? आप ही की पार्टी उसे बहुत गंभीरता से लेती है। नहीं, आप किसी भी अन्य विपक्षी नेता को इतना नहीं याद करते जितना राहुल गांधी को याद करते। देखिए, अगर देश के बारे में कोई अनाप शनाप बयानबाजी करेगा, देश को अपमानित करने के लिए विदेशी धरती और विदेशी एजेंसियों का सहारा लेगा, तो डर तो हर हिंदुस्तानी को होता है। हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच मिस्टर अनुराग ठाकुर फॉर फ्रैंकली एंड हैंडलिंग all the balls, even the googlies, with a straight bat. Thank you very much for joining.